नमस्कार, देश की बात में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सबसे पहले बात करेंगे एनआईए की टीम द्वारा 8 राज्यों में की गई छापेमारी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामलों को लेकर एक बार फिर से एक्शन में क्यों दिखी है, हम आपको बताएंगे। उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैसे उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं, इस पर भी करेंगे बात। शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस पर भी एक नजर डालेंगे। क्या बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक और अहम खबर की भी जानकारी आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक नई पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की कार्रवाई को अब लाइव ट्रांसक्रिप्शन या सब टाइटलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा भी देश की बात में है बहुत कुछ और। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश की बात। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामलों को लेकर एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। इस बार एनआईए की टीम ने 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य शामिल है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस और नीरज बवाना ने हथियार सप्लायर गिरोह और टेरर फंडिंग की बात को बोली है। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई और बवाना गैंग को पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। इसी को लेकर एनआईए ने मंगलवार को 8 राज्यों में छापेमारी की। इस दौरान कई जगह से हथियार भी मिले। राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस और नीरज बवाना से जुड़े नेटवर्क को लेकर हुई रेड के दौरान एनआईए की टीम के साथ पुलिस फोर्स की गाड़ियां भी मौजूद थीं। रेड के दौरान यहां किसी को नहीं आने दिया गया। बताया जा रहा है कि एनआईए को इनके पास तस्करी के विदेशी हथियार मिलने का इनपुट है। एनआईए ने जोधपुर, सीकर, चुरू, झुंझुनू सहित बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित बॉर्डर के कुछ इलाकों में कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने पंजाब में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने कनाडा में बैठकर पंजाब में आतंक फैला रहे लखबीर लंडा के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बराड के करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी। कुछ दिन पहले ही लखबीर लंडा को एनआईए ने आतंकी घोषित किया है और लगातार उसके करीबियों पर नजर रखी जा रही थी। उन्हीं के ठिकानों पर एनआईए ने रेड की। आज जो है पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे कमिश्नरेट्स में कार्बन सर्च ऑपरेशन है, डीजीपी साहब के ऑर्डर्स पे चल रहा है, डायरेक्शंस पे। ये बेसिकली ड्रग्स को और क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए है और इनको पकड़ने के लिए है। बेसिकली अगर ड्रग्स भी रिकवर करना है और क्रिमिनल्स को भी अप्रहेंड करना, ये मेन पर्पस है आज का ऑपरेशन का। इधर हरियाणा के नारनौल में एनआईए ने गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के ठिकानों पर रेड की। एनआईए ने गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के गांव मोहनपुर स्थित निवास के अलावा नारनौल के सेक्टर 1 में रह रहे उसके रिश्तेदार के यहां भी रेड की। इस दौरान स्थानीय पुलिस और सीआईए की टीम भी साथ थी। इससे पहले एनआईए गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के मोहनपुर वाले घर पर रेड कर चुकी है। यूपी के पीलीभीत और प्रतापगढ़ में भी एनआईए ने रेड की। पीलीभीत में जांच एजेंसी पंजाब की जेल में बंद एक युवक के घर पहुंची थी। इस दौरान लोकल पुलिस भी मौजूद थी। वहीं प्रतापगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर की मौजूदगी के संदेह में एनआईए युवक के घर पर पहुंची थी। जबकि मध्य प्रदेश पहुंची एनआईए टीम ने उज्जैन के नागदा में योगेश भाटी और राजपाल चंद्रावत के यहां दबिश दी। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस के ऑफिस पर रॉकेट लॉन्चर दागने के मामले में मुख्य आरोपी दीपक रमदा के साथ योगेश और राजपाल भी शामिल थे। दीपक को पहले ही नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया जा चुका है। उसने ही पूछताछ में दोनों के नाम बताए थे। एनआईए ने योगेश और राजपाल को अरेस्ट कर लिया है। दोनों आरोपी कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। टीम इन पर 3-4 दिन से नजर रखे हुए थी। योगेश भाटी के घर एनआईए इससे पहले भी सर्च कर चुकी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आरोपियों ने उसी के घर फरारी काटी थी।
वहीं गुजरात के गांधीधाम में एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी कुलविंदर के परिसरों पर छापेमारी की। कुलविंदर कई साल से बिश्नोई का सहयोगी है। उसके खिलाफ बिश्नोई गैंग के लोगों की मदद करने के आरोप में कई केस दर्ज हैं। एनआईए के सूत्रों ने खुलासा किया कि कुलविंदर इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से भी जुड़ा हुआ है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस सिलसिले में पीएफआई के राजस्थान हेड आसिफ को केरल से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कोयम्बटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट में मामले में एनआईए ने 3 राज्यों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने ये छापेमारी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 60 से अधिक ठिकानों पर संदिग्ध आईसिस समर्थकों के संबंध में की। अकेले कर्नाटक में 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि एनआईए को आईसिस से संबंध रखने वाले कुछ लोगों की जानकारी मिली थी। दरअसल ये गैंगस्टर नेटवर्क पर एनआईए की छापेमारी का चौथा दौर है। एनआईए सितंबर 2022 से अब तक पंजाब और हरियाणा में एक्टिव गैंगस्टर्स लॉरेंस, नीरज बवाना, बम्बिहा सहित उत्तर भारत में फैले इनके सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर एक्शन ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बगावत कर पिछले साल उद्धव ठाकरे से सत्ता छीन ली थी। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना और पार्टी सिंबल धनुष बाण से भी हाथ धो बैठे हैं। हालांकि इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उधर चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे गुट के हौसले बुलंद हैं। विधानसभा में आपको बता दें कि शिवसेना के जिस दफ्तर पर कभी उद्धव ठाकरे का दबदबा हुआ करता था, सोमवार को वह भी उनके हाथ से निकल गया। संसद भवन में भी कमरा नंबर 128 शिवसेना शिंदे गुट को अलॉट किया गया था और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शिवसेना के राष्ट्रीय दफ्तर पीएमसी में शिवसेना के दफ्तर समेत तमाम संपत्तियां भी उद्धव गुट के हाथ से फिसल सकती है। शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, जिस पर सुनवाई जारी है। उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। उधर उद्धव ठाकरे से पहले ही एकनाथ शिंदे गुट भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। शिंदे गुट ने इस मामले में कैविएट दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे मामले में कोई भी फैसला पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने। चुनाव आयोग के फैसले उद्धव से पिता की बनाई पार्टी एक झटके में छिन गई। आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव के पास कुछ ही विकल्प बचे हैं। अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा इसमें पहले विकल्प के जरिए उन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी है। उद्धव के पास दूसरा विकल्प शिंदे गुट से समझौता करना है। इसके लिए वो भावनात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। पार्टी के नेताओं को वापस अपने पाले में करने के लिए पुरानी दुहाई दे सकते हैं। इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि अब दोनों गुटों के बीच अहम की लड़ाई भी शुरू हो गई है। एक और विकल्प है उद्धव का जय फॉर्मूले पर काम करना। पर भी उद्धव ने चलना शुरू कर दिया है। इसके जरिए भी उद्धव शिवसेना पर फिर से दावा जता सकते हैं। दरअसल 1987 में एम चंद्रन के निधन के बाद उनकी पार्टी AIDMK 2 धड़ों में टूट गई थी। पार्टी के ज्यादातर MGR की पत्नी जानकी रामचंद्रन के साथ थे। जानकी राज्य की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जयललिता की संगठन पर पकड़ थी। जयललिता ने 1989 में हुए चुनावों में जानकी गुट के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। जानकी गुट को 9% वोट से संतोष करना पड़ा, वहीं जयललिता 22% से ज्यादा वोट मिले। पार्टी संगठन पर पकड़ और अपनी क्षमताओं के दम पर जयललिता ने AIDMK पर नियंत्रण दोबारा हासिल कर लिया था। ऐसे में अगर कोर्ट की लड़ाई भी ठाकरे हार जाते हैं और शिंदे गुट से बात नहीं बनती, तो उद्धव नए सिरे से राजनीति में उतर सकते हैं। उद्धव ने अभी से कहना शुरू भी कर दिया है कि हम मशाल लेकर उनका मुकाबला करेंगे। ऐसे में उनके सामने नगर निकाय चुनाव सबसे अहम सीढ़ी। वो जनता के बीच जाकर भाव तौर पर प्रचार कर सकते हैं, पार्टी की लड़ाई और पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इस चुनाव में उद्धव गुट को फायदा हुआ तो वो शिवसेना के नाई के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अगर चुनाव के नतीजे उद्धव गुट के पक्ष में नहीं हुए तो जरूर उन्हें और उनके बेटे के राजनीतिक करियर को बड़ा झटका लग सकता है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में शिवसेना के पास 191 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे जिसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे उसके हस्ताक्षर से इन पैसों का संचालन होगा, यानी उद्धव ठाकरे को पार्टी चलाने के लिए पैसों के संकट का सामना करना पड़ता। पूरे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के बड़े दफ्तर
और मुंबई में 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं, जिस पर कब्जे को लेकर भी जंग होना तय है। दादर में शिवसेना का दफ्तर और पार्टी का मुखपत्र सामना का स्वामित्व को लेकर भी सवाल है। हालांकि इनका संचालन ट्रस्ट के जिम्मे है। इस बीच एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से उद्धव ठाकरे को तेजी से बेदखल करने में लगे हुए हैं। हालांकि सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि वो उद्धव सेना की किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने लालच में आकर 2019 में गलत कदम उठाया और वोटरों को धोखा दिया। शिंदे ने कहा, हमें पार्टी की संपत्ति और फंड का लालच नहीं है। हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने उद्धव सेना से अलग होने का कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवैधानिक है और कोर्ट में है। ऐसे में चुनाव आयोग कैसे निर्णय ले सकता है? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है। सुनवाई के दौरान स्पीकर की शक्ति पर भी सवाल उठे। सिब्बल ने ये भी पूछा कि राज्यपाल राजनीति में सक्रिय क्यों है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना मामले पर सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में उद्धव ठाकरे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला सदन में लंबित हो, क्या उन्हें राज्यपाल शपथ दिला सकते हैं? इस पर विचार किया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा, यहाँ इसका ध्यान रखना चाहिए था कि पार्टी में 2 धड़े हैं और ऐसे में चुनाव आयोग के पास सिंबल का मामला भेजना सही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक सदन से जुड़ा संवैधानिक मामला कोर्ट में है, आयोग कैसे कदम उठा सकता है? चुनाव आयोग ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है, इसलिए हम मामले का फैसला करेंगे। सिब्बल ने कहा, हमने चुनाव आयोग से पूछा कि मान लीजिए आप उन्हें चुनाव चिन्ह देते हैं और फिर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है, तो क्या हम चुनाव चिन्ह वापस लेंगे? सिब्बल ने कहा कि यहाँ दूसरा सवाल ये है कि जब विधायक मंडल में टूट होती है तो क्या उसे पार्टी का टूटना माना जा सकता है? सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट का कहना है कि ये विधायक दल का विभाजन नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में सुबह सुबह राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इस मामले में मेरी निजी राय है कि यहाँ राज्यपाल ने अपने संवैधानिक दायरे से आगे बढ़कर काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल देश की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होते देखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राजनीतिक दलों और सांसदों ने 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका को लेकर उठने वाली समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जस्टिस नरसिम्हा ने भी सवाल उठाते हुए पूछा कि सांसदों ने इस मामले को कितनी बार उठाया कि स्पीकर के लिए नियम बदला जाए। वहीं जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, अगर 1 या 2 स्पीकर के द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट को 10वीं अनुसूची के खिलाफ जाना चाहिए। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग किसी भी पक्ष को सुने बिना और हमारे द्वारा दिए गए जवाब के महज कुछ घंटे के बाद ही 8 अक्टूबर को चुनाव निशान तीर धनुष को फ्रीज कर दिया, जबकि चुनाव निशान अधिनियम के तहत ऐसी कार्यवाही के लिए सुनवाई जरूरी है। बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन सरकार में जैसे जैसे हिचकोलों का तूफान आ रहा है। पहले भरपूर तनातनी के बाद कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए, अब तेजस्वी को नेता के तौर पर पेश करके नीतीश पार्टी में घिर गए हैं। सोमवार को एक समारोह में नीतीश तेजस्वी दोनों को आना था, लेकिन इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करीब 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में पहुंचने में जितनी देरी हुई उतनी ही देर तक इसके सियासी मायने तलाशने और अटकल कयासबाजियों का दौर भी चलता रहा। खबर ये भी आई कि तेजस्वी जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इसके बयान से काफी ज्यादा नाराज हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में हर सियासी पैंतरे के पीछे कोई ना कोई तो सियासी मायने होते हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद महागठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ सकती है या फिर जेडीयू और आरजेडी और ज्यादा करीब आ सकते हैं। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादव को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। रिपोर्ट देखिए।
मौका था पटना के टाउन हॉल के आयोजित के समागम का, लेकिन चर्चा इस बात पर होती दिखी कि क्या नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से नाराज। दरअसल इस कार्यक्रम में यादव को विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में रखी कुर्सी करीब 2.5 घंटे तक खाली दिखी, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बाद में तेजस्वी कार्यक्रम में जरूर पहुंचे, लेकिन देर से आना लोगों को बहुत कुछ सोचने का मौका दे गया। क्या बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? ये सवाल मंगलवार चर्चा में आ गया। वह कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक दिन पहले ही ये कहा था कि हमने कब कह दिया कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। ललन सिंह का उस दिन आया जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा देने और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। हाल में महागठबंधन के 2 प्रमुख घटक दलों आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ रही है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मुख्य नीतीश कुमार के कार्यक्रम से पहले ये तक कहा जाने लगा कि वो सीएम से दूरी बना रहे हैं। सियासी गलियारों में तेजस्वी यादव के नाराज होने की चर्चा भी आम हो गई। तेजस्वी यादव अगले महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। इस बात के संकेत पहले कई मौकों पर खुद नीतीश कुमार देते रहे हैं। इससे जेडीयू में नाराजगी जा रही थी और अब ललन के बाद तेजस्वी की नाराजगी के कयास लगाए जाने लगे। एक दिन पहले बगावती तेवर अपनाए जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने की घोषणा। कुशवाहा के जेडीयू से अलग माना जा रहा है कि उनकी जाति कोयरी समुदाय के वोट शायद जेडीयू से छिटक जाएं। कुशवाहा लोकसभा चुनाव से पहले अपनी नवनिर्वाचित पार्टी का बीजेपी में भी विलय कर सकते हैं। फिलहाल कुशवाहा के पार्टी छोड़ने से या फिर जेडीयू का भला हुआ, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी को इस घटना का सियासी लाभ मिलने के आसार हैं। उपेंद्र ने ये कहते हुए पार्टी छोड़ी कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के हाथ में हैं। कुशवाहा ने कहा कि जब नीतीश महागठबंधन के साथ जुड़े तो किसी को ऐतराज नहीं था। तेजस्वी के नेतृत्व की बात मार करने लगे तो समस्या बढ़ गई। हालांकि कुशवाहा लगता है जेडीयू पर असर हुआ। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी के अगले मुख्यमंत्री बनने पर मीडिया से ये कह दिया कि समय आने पर इस पर फैसला लगा। ललन सिंह के इस बयान से आरजेडी बिफर सकती है, जो लगातार पिछले कुछ समय से नीतीश पर तेजस्वी को सामान सौंपने का दबाव बना रही है। अगले लोकसभा चुनाव में बमुश्किल साल भर का समय ही बचा है और इससे पहले सभी राजनीतिक दल बीजेपी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन को बेहतर उम्मीद है। हाल में हुए एक सर्वे में भी बिहार में यूपीए को करीब 47% वोट मिलने की बात कही गई है। खास बात यह है कि इससे नीतीश गठबंधन को सबसे ज्यादा फा है। ऐसे में गठबंधन को साथ रखने के लिए क्या नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को सौंप देंगे या फिर 2024 चुनाव में महागठबंधन के नेतृत्व में ही चुनाव ये आने वाले दिन तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज। बिहार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रविंद्रनाथ मिश्रा को छपरा एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री चुनाव के दौरान हुई हत्या के मामले में उन्हें दोषी करार दे दिया गया था। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र पर केस दर्ज हुआ था। राबड़ी देवी की सरकार में रविंद्रनाथ मिश्र ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर काबिज रह चुके हैं। मिश्रा ने 33 साल पहले बूथ कैप्चरिंग के मामले में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा था और इस मामले में कांग्रेस के मंत्री रह चुके रविंद्रनाथ मिश्र अभियुक्त थे। इस मामले में छपरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने रविंद्रनाथ मिश्र को उम्र कैद की सजा सुनाई। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन पहले रविंद्रनाथ मिश्र को इस मामले में दोषी ठहराया था। इस मामले में कोर्ट ने दफा 302 के तहत उम्र कैद और 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही दफा 353 में 2 वर्ष और 4,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं दफा 171 और 1 साल और 1,000 जुर्माना और दफा 136 के तहत 6 महीने की सजा और 1,000 का जुर्माना लगाया गया। बता दें आपको कि सभी सजा साथ साथ चलेगी। रविंद्रनाथ मिश्र के भाई हरेंद्र मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया था। वर्ष 1990 में चुनाव के दिन 27 फरवरी को मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से लोगों पर हमला करने का आरोप लगा था। फायरिंग से वहां भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में 1990 में मांझी थाना के कांड संख्या 28 तारीख में केस दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद महेश प्रसाद यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ मिश्र और उनके भाई हरेंद्र पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सुप्रीम कोर्ट में नई पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की कार्रवाई की लाइव ट्रांसक्रिप्शन या सब टाइटलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब स्क्रीन पर सुनवाई के दौरान क्या बोला जा रहा है इसे पढ़ा जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक बाद सूची में उपलब्ध हो सकते हैं। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया है कि संविधान पीठ की लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा राष्ट्रीय महत्व के मामलों को लाइव स्ट्रीमिंग करने का प्रावधान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सुनवाई की लाइव ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। लाइव ट्रांसक्रिप्शन सर्विस को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अदालत में टेस्टिंग के आधार पर शुरू किया गया है, जो महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित एक मामले की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। अदालती कार्यवाही के लाइव ट्रांसक्रिप्शन को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन को वकीलों के सामने कोर्ट रूम 1 में रखा गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मौखिक दलीलों की प्रतिलिपि अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी वेबसाइट पर मौखिक तर्कों के ट्रांसक्रिप्शन प्रकाशित करने का इरादा रखता है। टेरेस कंपनी, जो मध्यस्थता व्यवसायियों को ये सुविधा प्रदान करती रही है, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस प्रदान कर रही है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा, हम केवल लाइव ट्रांसक्रिप्ट की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे पास तर्कों का एक स्थायी रिकॉर्ड होगा। भविष्य में कानून के छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। अब एकमात्र मुद्दा ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग बात करते हैं तो ये कैसे दिखाया जाए, इसको देखेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अपनी याचिका के माध्यम से पहले सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के टेप का सुझाव दिया था। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट जयसिंह को आश्वासन दिया था कि अदालत प्रशासनिक पक्ष में निम्नलिखित बातों पर विचार करेगी। लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक के बाद सूची में उपलब्ध हो सकते हैं। संविधान पीठ के लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा राष्ट्रीय महत्व के मामलों को लाइव स्ट्रीम करने का प्रावधान किया जा सकता है। अदालती कार्यवाही तक पहुंच के लिए ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट की अनुमति दी जा सकती है। आज पहली बार केरल उच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों को मलयालम में प्रकाशित करना शुरू किया। वहीं 22 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी हिंदी समेत देश के अन्य भाषाओं में मिलने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और चलिए इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।